एक आम मिडिल क्लास फैमिली अपनी गरीबी दूर करने के लिए और समाज में अपनी ठीक ठाक पहचान बनाने के लिए एक ही हथियार चलाती है और वो हथियार है शिक्षा। आप अग्री करते हैं या नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत से लोग मिडिल क्लास से ही बिलोंग करते होंगे। आप इस बात को गहराई से फील कर पा रहे होंगे कि आप खुद को और अपने परिवार को लो सोशल स्टेटस और लो फाइनेंशियल स्टेटस से एक झटके में बाहर निकालने के लिए पढ़ाई लिखाई करते हैं। आप आमतौर पर फ्यूचर डॉक्टर, इंजीनियर या फ्यूचर प्रोफेसर या कलेक्टर बनने का सपना अपने दिल में बसा कर रखते हैं। लेकिन हम जैसे कई मिडिल क्लास परिवारों के बड़े सपनों को पत्थर से चकनाचूर कर देते हैं एडुकेशन माफिया। एडुकेशन माफियाओं के नेक्सस में कोचिंग गैंग, सॉल्वर गैंग, प्रभावशाली अमीर लोग और कुछ पॉलिटिशियंस शामिल होते हैं। हर साल देश भर में किसी न किसी एग्जाम को लेकर हंगामा मचता है। लाखों बच्चे प्रभावित होते हैं, लेकिन किसी को भी इन बच्चों की फिक्र नहीं होती। समाज के तथाकथित जिम्मेदार लोग, नेता लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं और आपके ध्वस्त हुए सपनों की आग में अपने अपने स्वार्थ की रोटियां सेकते हैं। इस साल तो प्रतियोगी परीक्षाओं में इतनी धांधली हुई कि इस साल को प्रतियोगी परीक्षा धांधली वर्ष घोषित कर देना चाहिए। नीट यूजी की धज्जियां उड़ते आप सबने देखी है। अब इस लिस्ट में एक नया नाम जुड़ गया है और वो नाम है यूजीसी नेट एग्जाम का। नीट के बाद नेट। इस एग्जाम पर भी शिक्षा माफिया का काला साया पड़ गया है और इस एग्जाम को भी रद्द कर दिया गया है। संयोग देखिए कि ये दोनों बड़े एग्जाम को कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी एक ही है, एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सवाल उठना लाजमी है। दोस्तों, फोर्थ डायमेंशन में आपका स्वागत है। आज सवाल उठाएंगे कि आखिर देश में चल क्या रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इतनी धांधली कैसे हो रही है? क्या पूरा सिस्टम ही करप्ट हो चुका है? क्या सरकार स्टूडेंट्स का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से भरोसा खत्म करवाना चाहती है? आइए शुरू करते हैं। हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं आप, तो स्टडी IQ-IAS हिंदी के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में तो जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। देखिए, P2I बैच में मिलता है 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, पीटी और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और सीसेट क्लासेस, हर विद्यार्थी के लिए पर्सनल मेंटर, डेली आंसर राइटिंग, पीटी पास करने पर निःशुल्क आवासीय कार्यक्रम ज्वाइन करने जैसे बहुत सारे फीचर्स। तो अमृत लाइव कोड यूज कीजिए। 20 जून से शुरू हो रहे बैच में लीजिए एडमिशन और कोई कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मेल कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं हाल ही में रद्द हुए यूजीसी नेट एग्जाम की। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स को पता होगा कि यूजीसी नेट परीक्षा है क्या, लेकिन आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि यूजीसी नेट एग्जाम ऑल इंडिया लेवल में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है। यूजीसी का फुल फॉर्म होता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, और नेट का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपको नेट एग्जाम पास करना पड़ेगा। साथ ही कई सरकारी नौकरियों और प्राइवेट जॉब्स में भी नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी मिलती है। वहीं अगर आपने नेट एग्जाम फोड़ लिया यानी आप एग्जाम की मेरिट में आ गए तो आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी JRF के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नेट JRF पास करने वाले कैंडिडेट्स को रिसर्च करने का मौका मिलता है और खास बात यह है कि इस रिसर्च के लिए भारत सरकार आपको स्टाइपेंड भी देती है। इसके अलावा कई संस्थाएं JRF क्वालिफाइड की वैकेंसी भी निकालती हैं। यानी मतलब है कि अगर आपने नेट एग्जाम निकाल लिया है तो यहां से कई जॉब और करियर अपॉर्चुनिटीज सामान्य तौर पर आपको मिल ही जाएगी। अब जैसा कि आपको पहले भी बताया कि इस एग्जाम को भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ही कंडक्ट करवाती है। हालांकि एनटीए यूजीसी नेट परीक्षा को साल में 2 बार यानी जून और दिसंबर में आयोजित करवाती है। इस बार यूजीसी नेट परीक्षा 18 जून को हुई और 19 जून को रद्द कर दी गई। यहां तेजी देखिए आप, एक दिन में एग्जाम रद्द हो गया। अब सवाल यह है कि इस एग्जाम को रद्द करवाने से कितने स्टूडेंट्स का नुकसान हुआ। एनटीए के मुताबिक यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा में कुल 11,21,225 रजिस्टर्ड कैंडिडेट शामिल हुए। यानी एग्जाम रद्द होने से करीब 11 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। खैर, अब ये भी जानते हैं कि ऐसी क्या वजह हो गई कि इस एग्जाम को रद्द किया गया। देखिए, शिक्षा मंत्रालय ने 19 जून को जारी अपने एक आधिकारिक बयान में बताया कि उसे परीक्षा के संबंध में गृह मंत्रालय के तहत नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट की
इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से कुछ इनपुट प्राप्त हुए हैं। अब क्या थे ये इनपुट, इस पर भी बात कर लेते हैं। दरअसल इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की जांच में सामने आया कि कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैट फोरम पर यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर और सॉल्व पेपर के बारे में बातचीत चल रही थी। इस बात से यह पता चलता है कि इस परीक्षा में कुछ तो गड़बड़ी जरूर हुई थी। अब सवाल यही है कि यह आखिर कौन गिरोह है जो सॉल्व पेपर को इंटरनेट पर फैला रहा था। बहरहाल इसके बाद इन गड़बड़ियों के बारे में गृह मंत्रालय को बताया गया। गृह मंत्रालय एक्टिव हुआ। गृह मंत्रालय ने तुरंत शिक्षा मंत्रालय को इसकी जानकारी दी। फिर शिक्षा मंत्रालय ने डिसीजन लिया कि इस एग्जाम को रद्द कर दिया जाए। हालांकि शिक्षा मंत्रालय के बयान में यह कहा गया कि परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और पवित्रता को सुनिश्चित करने के लिए यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा रद्द की जा रही है। ठीक है, एग्जाम रद्द करवा दिया गया। ये कौन सी नई और अनोखी बात है, ये तो देश में होता ही रह रहा है। लेकिन अब आगे यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स का क्या होगा? सरकार ने इस बार एस्पिरेंट्स को थोड़े धैर्य की लॉलीपॉप दी है। मंत्रालय ने घोषणा की है कि इस मामले में एक नई जांच की जाएगी, जिसकी जानकारी अलग से बताई जाएगी। इसके अलावा यह भी भरोसा दिया गया कि मामले की जांच सीबीआई करेगी। वहीं फिलहाल मंत्रालय ने एग्जाम दोबारा कंडक्ट कराने या न कराने पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है। तो आप में से जो भी यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स हैं, वो धैर्य रखिए भाई। है, ये तो हो गया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का ताजा तरीन फेलियर ही तो कहेंगे इसे। अग्री करते हैं कि नहीं? बहरहाल अब बात करते हैं एनटीए के दूसरे फेलियर के बारे में, जो कि कथित तौर पर इंडिया का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्कैम बन गया है, और यह है नीट स्कैम। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको नीट यूजी एग्जाम निकालना पड़ेगा। यह एग्जाम एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है। इस बार नीट यूजी 2024 एग्जाम के थ्रू देश भर में 700 से अधिक मेडिकल कॉलेजों की 1,08,940 सीटों पर एडमिशन होना है। यानी इस एग्जाम को अगर आप पास कर लेते हैं तो एम्स या फिर अपने शहर के सरकारी मेडिकल कॉलेज या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आप पढ़ सकते हैं और डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन इस बार नीट यूजी एग्जाम में कई धांधलियां सामने आई हैं और इसे कहा जा रहा है एक बड़ा स्कैम। आइए हम एक एक करके सारी गड़बड़ियों की बात करते हैं। सबसे पहले शक के दायरे में है नीट यूजी का रजिस्ट्रेशन। ऐसा कहा जा रहा है कि नीट स्कैम की शुरुआत नीट रजिस्ट्रेशन से ही हुई थी। देखिए, बहुत लोगों ने नीट यूजी परीक्षा एग्जाम देने के लिए 9 फरवरी 2024 को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना शुरू कर दिया था। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी 9 मार्च। बाद में रजिस्ट्रेशन को 16 मार्च तक बढ़ा दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 16 मार्च तक कुल 23,81,833 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया और अचानक 24 दिन बाद एनटीए का एक नोटिफिकेशन आया और इसमें लिखा था कि रजिस्ट्रेशन 2 दिन और खुलेगा। यानी एनटीए ने 9 से 10 अप्रैल तक 2 दिनों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिर से खोलने का फैसला किया। बहरहाल इस बार नीट यूजी 2024 के लिए कुल मिलाकर लगभग 24 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था। राज्यवार डेटा की बात करें तो उत्तर प्रदेश से 3,39,125 रजिस्ट्रेशन हुए, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। और इसके बाद महाराष्ट्र 2,79,104 रजिस्ट्रेशन के साथ नीट 2024 रजिस्ट्रेशन में दूसरे स्थान पर है। इसमें फीमेल स्टूडेंट्स के 13,63,216 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जो कि मेल स्टूडेंट्स से बहुत ज्यादा हैं। आप ये डेटा स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब स्टूडेंट्स और अन्य लोगों द्वारा एनटीए से ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई, पहले तो आपने रजिस्ट्रेशन की डेट्स बढ़ाई और उसके बाद आपको फिर से रजिस्ट्रेशन खोलने का याद क्यों आया? ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि 24 दिन बाद फिर से 2 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन करना पड़ा? एनटीए ने इस सवाल का जवाब दिया कि कुछ बच्चे फॉर्म भरने से रह गए थे, इसलिए 24 दिन बाद फिर से रजिस्ट्रेशन विंडो खोलनी पड़ गई। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद कुछ महीनों में एग्जाम होता है। इस बार नीट 2024 एग्जाम 5 मई को आयोजित हुआ था। नीट 2024 एग्जाम के लिए भारत में 571 शहरों में सेंटर बनाए गए थे और भारत के बाहर 14 सेंटर्स पर यह एग्जाम आयोजित हुआ था। अब दूसरी गड़बड़ी की शुरुआत हुई थी एग्जाम के एक दिन पहले। कथित तौर पर ऐसा कहा जा रहा है कि पटना के साथ साथ अन्य शहरों में एग्जाम के एक दिन पहले पेपर लीक हो गया था और यह भी कहा जा रहा है कि माफियाओं ने लीक के बाद पेपर जला दिए थे। शास्त्री नगर के थाना परिसर में जला हुआ पेपर भी बरामद किया गया था, यह भी आरोप है। पटना में इस मामले पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी और कुछ लोगों को 5 जून को गिरफ्तार भी किया गया था। आपको एफआईआर में क्या लिखा हुआ है ये बताते हैं।
प्राथमिक और अप्राथमिक अभियुक्तों द्वारा नीट की परीक्षा में पेपर लीक कर कदाचार किया गया। इस एफआईआर में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा गया है। प्राथमिक अभियुक्त नीतीश कुमार बीपीएससी 2024 में भ्रष्टाचार के आरोप में आर्थिक अपराध इकाई पटना द्वारा जेल जा चुका है। यानी ये व्यक्ति 15 मार्च को हुई बीपीएससी परीक्षा में पेपर लीक करवा चुका है और जेल भी जा चुका है, और अब नीट एग्जाम में भी पेपर लीक के मामले में पकड़ा गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि पेपर लगभग 5 लाख से 50 लाख रुपए प्रति स्टूडेंट्स के रेट से लीक करवाया गया था। यानी जिनके पास लाखों रुपए थे उन्होंने पेपर खरीद लिया। 6 मई को बिहार के लोकल न्यूज़पेपर में यह खबर छपी थी कि बिहार शरीफ के गिरोह ने नीट यूजी एग्जाम में सॉल्वर को बिठाया था और कथित तौर पर कुछ डॉक्टर ही सॉल्वर के तौर पर इस स्कैम में शामिल भी हुए। यह भी कहा जा रहा है, यह भी आरोप है कि 5 लाख में सौदा हुआ था। वहीं 7 मई को यह खबर आई कि माफियाओं ने जिस कार से संदिग्ध स्टूडेंट्स को सेंटर तक पहुंचाया उस पर दानापुर प्रशासन का बोर्ड लगा हुआ था। इसके अलावा बिहार पुलिस ने एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर झारखंड के हजारीबाग में एक सेंटर की जांच की थी। यहां से भी पेपर लीक होने का संदेह जताया गया था। पेपर लीक के अलावा एग्जामिनेशन सेंटर में भी भारी गड़बड़ी हुई है। आप एक बात कॉमन सेंस से बताइए, आप जब फॉर्म भरते हैं तो एग्जाम सेंटर सामान्यतः अपने घर के पास की ही चुनते हैं, या जो भी आपके गांव, कस्बे या छोटे शहर के आसपास का बड़ा रीजनल सेंटर होता है, आप जनरली वहां एग्जाम देना चुनते हैं। अब सोचिए, क्या इस बात का कोई तुक बनता है कि कोई स्टूडेंट अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर किसी जगह पर पेपर देने जाए? आप में से बहुतों का जवाब होगा कि नहीं सर, कोई तुक नहीं बनता। लेकिन नीट 2024 में ऐसा ही बेतुकापन हुआ है। ओडिशा, झारखंड और कर्नाटक जैसे राज्यों से ताल्लुक रखने वाले कम से कम 16 छात्रों पर यह संदेह जताया गया है कि उन्होंने नीट एग्जाम पास करने के लिए 10-10 लाख रुपए देना एक्सेप्ट किया और गुजरात के पंचमहल के गोधरा तालुका के परवाड़ी गांव में जय जलाराम स्कूल पेपर देने पहुंचे थे। इस मामले में 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है। दरअसल 5 मई को इसी सेंटर पर जिला शिक्षा विभाग की छापेमारी हुई थी। छापेमारी के दौरान इसी स्कूल के ज्योग्राफी टीचर और नीट एग्जाम सेंटर के अधीक्षक तुषार भट्ट से 2 लिस्ट बरामद हुई थी। इन 2 लिस्ट में 26 छात्रों के नाम पाए गए थे। मुख्य आरोपी तुषार भट्ट को बनाया गया है। एक अन्य आरोपी है परशुराम रॉय। पुलिस ने अदालत को बताया है कि 26 छात्रों में से कम 16 ने कथित तौर पर परशुराम से संपर्क किया था। मामले में पुलिस ने गोधरा अदालत को सूचित करते हुए आरोपी की 14 दिन की रिमांड की मांग की है। कहा जा रहा है कि यहां एक दिन पहले टेलीग्राम पर पेपर लीक करवाया गया था। यह तो हो गया सेंटर में गड़बड़ी का एक मामला। इसके साथ ही कई सोशल मीडिया अकाउंट्स में यह भी बताया जा रहा है कि कई सेंटर में बच्चों को आंसर की एग्जाम के पहले मिल गई थी। इसके साथ एक और आरोप भी नीट एग्जाम में लगा है। दरअसल राजस्थान के केंद्र में छात्रों ने बताया कि परीक्षा केंद्र पर उन्हें पहले से मार्क्ड आंसर के साथ प्रश्न पत्र दिया गया और फिर उसे वापस ले लिया गया। इसके साथ ही कुछ सेंटर में हिंदी मीडियम के छात्रों को अंग्रेजी मीडियम का पेपर देने की घटना की जानकारी भी आई। कुछ सेंटर ऐसे भी चर्चा में आए जिन्होंने पेपर इवनिंग में 5:30 बजे चालू करवाया। ये सारे सवाल एनटीए की कार्यप्रणाली को शक के दायरे में तो जरूर लाते हैं। इसके बाद हुए एग्जाम। रिजल्ट्स का इंतजार लाखों बच्चे कर रहे थे। रिजल्ट्स आना था 14 जून को, लेकिन रिजल्ट्स 10 दिन पहले यानी 4 जून को ही आ गया। इस दिन भारत के लोकसभा चुनाव के भी नतीजे आए थे। अब एक संदेह इस बात पर भी जा रहा है लोगों का कि रिजल्ट्स 10 दिन पहले क्यों जारी किए गए। कहीं लोकसभा चुनाव के नतीजों के शोर में नीट की गड़बड़ियों को छुपाने की कोशिश तो नहीं की गई। अब जब रिजल्ट्स आए तब जाके लोगों का संदेह यकीन में बदलना शुरू हो गया कि दाल में जरूर कुछ काला है, या फिर पूरी की पूरी दाल ही काली है। इस बार नीट एग्जाम को क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या है 13,16,268। रिजल्ट आया तो नीट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 67 स्टूडेंट्स की ऑल इंडिया रैंक 1 आई और इनके नंबर 720 में से 720 आए। ये बिल्कुल असामान्य घटना है। आपको बता दें कि पिछले साल 2 स्टूडेंट्स ने एक साथ टॉप किया था। दोनों के 720 में से 720 मार्क्स आए। ऐसा ही ट्रेंड इसके पिछले साल भी था। नॉर्मली 2 या 3 छात्र ही एक साथ टॉप करते हैं, लेकिन इस बार सिचुएशन अलग है। इस बार बड़ी संख्या में टॉपर्स हैं। हालांकि एनटीए की दलील है कि इस साल प्रश्न पत्र आसान था और ज्यादा स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। इस साल पिछले बार से 4 से 5 लाख ज्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम देने आए थे। इसी वजह से टॉप भी ज्यादा लोगों ने किया। अब जब रिजल्ट की लिस्ट आ गई तो लोगों की नजर एक और अनयूजुअल चीज पर गई।
दरअसल इन 67 रैंक 1 स्टूडेंट्स में से जिनकी रैंक 62 से 68 आई है वो एक ही एग्जामिनेशन सेंटर के हैं। आप इस लिस्ट को पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, गौर से देखिए इस लिस्ट को। एग्जामिनेशन सेंटर का नंबर है 23070। आप एक और चीज गौर करिए कि 62 से 68 रैंक वाले स्टूडेंट्स ने सिर्फ अपना पहला नाम फॉर्म में रखा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा करना गलत है या सरनेम ना लिखना गलत है, लेकिन इस सिचुएशन में ऐसा करना संदेह जरूर पैदा करता है। सांसद विवेक तनखा ने ट्वीट करके बताया कि ये संदिग्ध स्टूडेंट्स फरीदाबाद के हैं। इसके बाद बहुत सी और भी अनयूजुअल चीजें सामने आई, जैसे कुछ बच्चों को 720 में से 718 या 719 नंबर मिले। हमने आपको झारखंड के हजारीबाग सेंटर की बात बताई थी। इसी सेंटर के 8 स्टूडेंट्स के 720 में से 720 मार्क्स आए हैं, जबकि कुछ स्टूडेंट्स के 716, 718, 719 मार्क्स आए हैं। अब सवाल उठना लाजमी है कि एक ही सेंटर से एग्जाम देने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स टॉपर कैसे हो गए, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा तर्क ये है कि नीट यूजी एग्जाम में मार्किंग ऐसी है कि अगर आप एक सवाल सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलता है और गलत करते हैं तो 1 नंबर माइनस होता है। यानी एक सवाल गलत करने पर आपके 5 नंबर कटेंगे। यानी अगर कोई बच्चा पूरे सवालों में से सिर्फ एक सवाल गलत करता है तो उसको 715 मार्क्स मिलेंगे, और अगर सारे सवालों में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता तो 716 मिलेंगे। तो मुद्दा यही है कि कुछ विद्यार्थियों को 718 और 719 मार्क्स कैसे मिल गए। नीट की मार्किंग प्रक्रिया के अनुसार ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इस पर अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा कि उन्होंने परीक्षा के दौरान बर्बाद हुए समय को ध्यान में रखते हुए जनरलाइजेशन फॉर्मूला लागू किया था और इसके परिणाम स्वरूप कुछ उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। इस कारण से 718 या 719 अंक भी दिए गए। एनटीए के अनुसार कुल 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स मिले हैं। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स देने में भारी गड़बड़ी हुई है और ऐसा लग रहा है कि ग्रेस मार्क्स मनमर्जी से दिए गए हैं। एनटीए से सवाल किया जा रहा है कि आपने किस आधार पर ग्रेस मार्क्स दिए हैं। क्या आपके पास कोई फॉर्मूला है कि कितने मिनट देरी के कारण कितने मार्क्स दिए गए, और क्या पूरे भारत में सिर्फ 1563 ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें देरी के चलते ग्रेस मार्क्स दिए गए? कई और सेंटर्स में भी लेट लतीफी हुई, उन बच्चों का क्या होगा जिनके सेंटर पर टाइम किल हुआ और उन्होंने अपील नहीं की या जो कोर्ट नहीं पहुंच पाए? सभी 18 साल के बच्चों से, जिनमें ग्रामीण और गरीब बैकग्राउंड वाले भी शामिल होते हैं, उनसे आप ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते कि वो कोर्ट जाएंगे और शिकायत करेंगे। और एनटीए इसी बार के एग्जाम में ही क्यों ग्रेस मार्क्स वाला कॉन्सेप्ट लेकर आई? एनटीए तो पिछले 8 सालों से एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, पहले तो कभी ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए। ये बताता है कि एनटीए में किसी भी प्रकार की ट्रांसपेरेंसी नहीं है। खैर, ऐसी गड़बड़ियां तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मार्किंग में गड़बड़ी के बाद और भी कई गड़बड़ियां देखी गई। ऐसा ही एक मामला ये भी सामने आया कि कथित तौर पर रिजल्ट के दिन एक स्टूडेंट के मार्क्स 450 प्लस थे, लेकिन अगले दिन मार्क्स 250 के आसपास शो होने लगे। एक मामला ये भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ जिसमें एक स्टूडेंट को 90 मार्क्स ग्रेस के रूप में दिए गए थे। अब सोचिए कि टॉप 67 में ही इतनी गड़बड़ी दिख रही है, टॉप 10,000 में न जाने कितनी गड़बड़ियां हुई। एक सवाल और भी उठ रहा है कि 9-10 अप्रैल को जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था, क्या उनका रिजल्ट सार्वजनिक नहीं होना चाहिए? इन्हीं सब गड़बड़ियों की वजह से सोशल मीडिया पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नेशनल ठगी एजेंसी भी कहा जा रहा है। अब नीट में अनेक तरह की गड़बड़ियों, धांधली, पेपर लीक से लाखों बच्चों का सपना टूटा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ ही सरकार की क्रेडिबिलिटी पर भी सवालिया निशान खड़ा हो गया। इस मुद्दे ने राजनीतिक रूप ले लिया है और कई पार्टियों ने नीट परीक्षा की प्रामाणिकता पर चिंता जताई है। राहुल गांधी ने 9 जून को नीट यूजी विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के कारण 24 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को परेशानी हुई है। राहुल गांधी ने देश के विद्यार्थियों को कहा है कि वो संसद में उनकी आवाज बनेंगे और उनके भविष्य से जुड़े मुद्दों को जोरदार तरीकों से उठाएंगे। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी नीट परीक्षा को लेकर गड़बड़ियों के लिए सरकार से जवाब मांगा है। इतनी सारी गड़बड़ियां आने के बाद नीट एग्जाम में गड़बड़ी से रिलेटेड कई मामले 7 उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स देने के मामले की जांच करने के लिए एक कमेटी भी बना दी। पैनल ने आश्वासन दिया है कि किसी भी स्टूडेंट का नुकसान नहीं होगा, लेकिन इस कदम पर भी सरकार को आलोचना झेलनी पड़ रही है।
इस कमेटी को लेकर कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने सवाल किया है कि क्या ये सही है कि एनटीए अध्यक्ष ही घोटाले की जांच के लिए बनाई गई जांच कमेटी के अध्यक्ष हैं। इससे पहले एनटीए अध्यक्ष ही यूपीएससी, एमपीपीएससी और सीजीपीएससी के अध्यक्ष रह चुके हैं। एनटीए अध्यक्ष का नाम है प्रदीप जोशी और अब यही एनटीए में हुई गड़बड़ियों की जांच करेंगे, यानी खुद व्यक्ति अपनी ही जांच करेगा। सुनकर आपको थोड़ा अजीब तो लग ही रहा होगा। आपको बता दें कि 13 जून को नीट परीक्षा रिजल्ट विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से पूछा कि कितने सेंटर पर विद्यार्थियों को समय का नुकसान हुआ। एनटीए ने जवाब दिया 6 सेंटर पर। एनटीए कहता है कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बलौदा, गुजरात के सूरत, चंडीगढ़, मेघालय और हरियाणा के झज्जर के एक सेंटर में टाइम किल हुआ है। हालांकि सोशल मीडिया पर ऐसे कई स्टूडेंट्स ने दावा किया कि ऐसे सेंटर्स की संख्या 6 से कहीं ज्यादा है। अब एक खबर यह भी है कि एनटीए ने नीट में ग्रेस मार्क्स वाले विद्यार्थियों को दोबारा परीक्षा में शामिल होने का विकल्प दिया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने 1563 कैंडिडेट के स्कोर कार्ड रद्द करने का फैसला किया है जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। इस फैसले से रैंक 1 वाले स्टूडेंट्स की संख्या 67 से 61 हो गई है। जिन स्टूडेंट्स के 718 और 719 मार्क्स थे वो भी अब टॉप 100 से बाहर हो गए हैं। ग्रेस मार्क्स रद्द होने से 790 स्टूडेंट्स नीट क्वालिफाइंग लिस्ट से बाहर हो गए। अब जिन 1563 विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उन्हें उनके रियल मार्क्स यानी ग्रेस मार्क्स के बिना अंक बताए जाएंगे। अब 1563 विद्यार्थियों को री नीट एग्जाम में शामिल होने का विकल्प दिया गया है। ये विद्यार्थी या तो अब दोबारा एग्जाम दे सकते हैं या फिर बिना ग्रेस मार्क्स वाली मार्कशीट के साथ नीट यूजी काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। हालांकि ध्यान दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सभी स्टूडेंट्स दोबारा परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। दोबारा परीक्षा सिर्फ वही स्टूडेंट्स दे सकेंगे जिनको टाइम को लेकर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि री नीट के रिजल्ट 30 जून को घोषित किए जाएंगे और एमबीबीएस, बीडीएस अन्य कोर्सेज में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा काउंसलिंग निर्धारित समय के अनुसार होगी और इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि गड़बड़ी के आरोपों के आधार पर नीट यूजी 2024 को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं सहित सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है और सरकार कोर्ट को जवाब देने के लिए तैयार है। मंत्री जी ने कहा है कि देश में एनटीए प्रमुख परीक्षाएं यानी नीट, जेईई और सीयूईटी सफलतापूर्वक करवाती है और हम गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यानी अब आप मामले पर गौर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि बड़ी सफाई से नीट स्कैम को सिर्फ ग्रेस मार्क्स वाला डिस्प्यूट मान लिया गया। ग्रेस मार्क्स का तो विवाद है ही, लेकिन पेपर भी लीक हुआ है इसका भी आरोप है। इसको न मानने का कोई ठोस कारण नहीं दिख रहा है। अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो पटना में दर्ज हुई एफआईआर और गिरफ्तारी को अब क्या कहेंगे। लेकिन पेपर लीक पर सरकार कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। उल्टा सरकार दावा कर रही है कि पेपर लीक तो हुआ ही नहीं। आखिर ये पैसे 2 पेपर लो वाले खेल की पोल कब खुलेगी। और ऐसा भी नहीं है कि पास्ट में कभी पेपर दोबारा नहीं लिया गया है। 2015 में जब मेडिकल एंट्रेंस के लिए एआईपीएमटी एग्जाम हुआ करता था तब पेपर लीक के कारण पेपर रद्द करवाया गया था। तब सीबीआई ने कोर्ट में कहा था कि केवल 44 स्टूडेंट्स ही पेपर लीक करवाने में दोषी थे, लेकिन कोर्ट ने ये बात नहीं मानी थी और पेपर फिर से हुआ था। तो इस बार ऐसा क्यों? देखिए, देश में पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों पर रोक लगाने वाला कानून भी है। इस कानून का नाम है लोक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण कानून 2024। इस कानून में अधिकतम 10 साल की जेल की सजा है और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। स्टूडेंट्स को इस कानून से अलग रखा गया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री के अनुसार यह कानून युवाओं के भविष्य के साथ खेलने वालों पर लगाम लगाने के लिए है। इसका मकसद परीक्षा प्रणालियों में अधिक पारदर्शिता लाना, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाना है और युवाओं को आश्वस्त करना कि उनका भविष्य सुरक्षित है। यह कानून केंद्र सरकार की सभी भर्ती एजेंसियों और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को कवर करता है। यानी ये कानून नौकरी देने वाली परीक्षाओं के साथ साथ मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के लिए होने वाली परीक्षाओं को भी कवर करता है। ऐसा कानून बनाने से सरकार की मंशा साफ है, लेकिन सवाल यह है कि क्या एग्जाम प्रोसेस में गड़बड़ी या धोखाधड़ी के लिए
केवल सजा बढ़ाना ही समस्या का समाधान है? भाई, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा समेत कई राज्यों में पहले से ही एग्जाम प्रोसेस में गड़बड़ी या फिर धोखाधड़ी को अपराध मानने वाले कानून हैं। लेकिन जब सजा हो तब न माना जाएगा कि कानून प्रभावी है। खास बात यह है कि इन कानूनों के तहत अब तक किसी को सजा नहीं हुई, इसलिए कानून के बावजूद अपराध हो रहे हैं और ज्यादातर मामलों में दोषियों को सजा नहीं मिल पाई है। यहाँ फिर वही बात रिपीट होती है कि भारत में कानूनों की कोई कमी नहीं है, बस वो राजनीतिक और सामाजिक इच्छा शक्ति की कमी है जिससे ऐसे अपराध रोके जा सके। भारत सरकार में कोयला सचिव और शिक्षा सचिव रह चुके पूर्व आईएएस अनिल स्वरूप सर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनको शिक्षा माफिया की ज्यादा चिंता है। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा माफिया की जड़ें समाज में ज्यादा गहराई से जुड़ी हैं और ये समाज के बड़े तबके को कहीं ज्यादा बुरे तरीके से डैमेज करती है। एक फैक्ट और है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कोचिंग माफिया और एग्जाम में धांधली करने वाले अपराधी तत्वों की वजह से एजुकेशन के साथ जॉब्स की भी क्वालिटी गिरती है। अब खुद सोचिए, फर्जी तरीके से डॉक्टर बना व्यक्ति जिसने पेपर लीक करवाने का लाखों रुपए खर्च किया है, क्या वो सेवा भाव से अपनी जॉब कर पाएगा या सिर्फ एक धनपशु बनकर रह जाएगा? ऐसे लोग मेडिकल प्रोफेशन में आएंगे तो इलाज नहीं, मर्डर होंगे। पूरे समाज का ही अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। लेकिन मामला सिर्फ नीट का नहीं है। पिछले कई सालों में यूपी पीएससी, एमपी पीएससी, हरियाणा पीएससी जैसे कई एग्जाम्स में गड़बड़ियां दिखी, लेकिन दुर्भाग्य से किसी में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको एमपी का फेमस व्यापम कांड याद ही होगा, क्या हुआ उसका? हाल ही में यूपी के कुछ एग्जाम कैंसिल करने पड़ गए थे क्योंकि पेपर लीक का मामला सामने आया था। हरियाणा सरकार में कुछ साल पहले एक और धांधली हुई थी। शिक्षा माफिया ने इस केस में ओएमआर मशीन को ही कॉम्प्रोमाइज कर दिया था। दरअसल इन शिक्षा माफियाओं ने अपने क्लाइंट्स यानी स्टूडेंट्स को कहा कि ओएमआर शीट में आपको हर प्रश्न के सारे ऑप्शन के गोले भरने हैं, यानी ABCD सभी गोले काले करने हैं। जुगाड़ ये था कि ओएमआर मशीन में गड़बड़ी कर दी गई थी। अब ओएमआर मशीन एक से ज्यादा मार्क किए गए गोलों वाले क्वेश्चन को रिजेक्ट नहीं कर रही थी, यानी अगर आपने चारों गोले भरे हैं तो एक न एक तो कोई आंसर सही होगा और आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। ये मामला इसलिए पकड़ा गया क्योंकि कई स्टूडेंट्स के 100 में से 100 आंसर सही थे और खुद पेपर में से 2-3 क्वेश्चन गलत थे, जो कि बाद में हटा दिए गए। एक और मामला क्लैट का है। क्लैट के जरिए देश के लॉ कॉलेज में एडमिशन होता है। 5 साल पहले बिहार में नकल और चीटिंग से कुछ स्टूडेंट्स ने क्लैट में टॉप किया और देश के सबसे अच्छे लॉ स्कूल में एडमिशन लिया। बाद में कॉलेज के इंटरनल एग्जाम में ये स्टूडेंट्स फेल हो गए। शक तो होना ही था कि क्लैट का टॉपर इंटरनल एग्जाम में लगातार फेल क्यों हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि इससे पूरे एग्जाम प्रोसेस पर सवाल खड़े हो जाते हैं। पेपर लीक मामले पर एक और दुविधा होती है। पेपर लीक हुआ है तो क्या पूरा एग्जाम कैंसिल होना चाहिए? लेकिन अगर एग्जाम कैंसिल होता है तो बाकी निर्दोष स्टूडेंट्स के साथ अन्याय हो जाएगा। इसीलिए ऐसे सिचुएशन में मध्यम मार्ग अपनाया जाता है, यानी जिस सेंटर पर नकल, चीटिंग, फर्जीवाड़ा हुआ है केवल वहीं के संदिग्ध स्टूडेंट्स को फिर से एग्जाम करवाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता ने ऐसी धांधली पर कहा कि सभी सस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, सस्पेक्टेड कोचिंग इंस्टीट्यूट और सस्पेक्टेड एग्जाम सेंटर के इंचार्ज लोगों का नार्को टेस्ट करवाना चाहिए ताकि सच सामने आ जाए। इससे मेरिट वाले स्टूडेंट्स का सिस्टम पर भरोसा बढ़ेगा और साथ ही फ्यूचर में धांधली करने वाले अपराधियों के मंसूबे ध्वस्त हो सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने भी कहा है कि सभी मामलों को अदालतों के पाले में धकेलना गलत है। सरकार को अपने से ही पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कार्यवाही करके जनता का दिल जीतना चाहिए, नहीं तो तमिलनाडु सरकार की ये बात सही साबित होगी कि नीट एग्जाम सिस्टम गरीब और ग्रामीण विरोधी है। अब इस मामले में आगे देखा जाएगा कि बच्चों के भविष्य के साथ क्या होता है। वाकई में भारत के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की पवित्रता पर दाग लगा है और एग्जाम लेने वाली एजेंसी की साख पर भी दाव है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब डॉक्टर, इंजीनियर, DM, SDM बनने का सपना लिए हजारों युवा वाकई में सड़क पर पकोड़े तलते नजर आएंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। जल्द मिलेंगे किसी नए टॉपिक को लेकर 4th डायमेंशन में। नमस्कार। हिंदी माध्यम से UPSC की तैयारी करते हैं आप तो स्टडी IQ IAS हिंदी के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में तो जानते होंगे।
अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। देखिए, P2I बैच में मिलता है 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, पीटी और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और सीसेट क्लासेस, हर विद्यार्थी के लिए पर्सनल मेंटर, डेली आंसर राइटिंग, पीटी पास करने पर निःशुल्क आवासीय कार्यक्रम ज्वाइन करने जैसे बहुत सारे फीचर्स। तो अमृत लाइव कोड यूज कीजिए। 20 जून से शुरू हो रहे बैच में लीजिए एडमिशन, और कोई कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मेल कर दीजिए।